बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 188 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 189 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो जगह मरकज़ी हुकूमत के हदूद में आती थी या सूबाई हुकूमत की हदूद में, ये तय होने के बाद ही फैसला हो सकता था कि कौन से महकमे को वहाँ पहुँचना चाहिए था। वो गाड़ियाँ हमसे आगे थीं, लेकिन जल्द ही हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। हमारी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था। ऑर्डिनेंस डिपो तक पहुंचने से पहले ही हमें तबाही के आसार नजर आने लगे। पै दर पै धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहुत सी चीज़ें फिजा में इधर उधर उड़ती दिखाई दे रही थी। कोई अपने अकम में शरारों का एक फवारा छोड़ती जा रही थी और किसी के साथ नारंगी शोले की दुम लगी हुई थी। बज़ाहिर ये आतिशबाजी का साथ सामान लगता था, लेकिन ये शोला बरदोश और शरर फिशां चीजें आतिशबाजी के सामान की तरह मामूली नहीं थी कि फिजा में फट कर मादूम हो जाती। उनकी असल तबाहकारी जमीन पर गिरने के साथ शुरू होती थी। वो रॉकेट और प्रोजेक्टाइल वगैरह थी जिन्हें लॉन्चर वगैरह से फायर नहीं किया गया था। आतिशज़दगी की वजह से तपिश पैदा होने पर वो खुद ब खुद ही उल्टे सीधे अंदाज में मुख्तलिफ समतों में उड़ते नजर आ रहे थे। कोई बाई नहीं था कि उनमें मिसाइल भी शामिल रहे हों। इतनी तेज रफ्तार चीज़ों के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, ख़ुसूसन जबकि खुद भी तेज़ रफ्तारी से महवे सफ़र थे हम। पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान हाईवे के दोनों तरफ ज़्यादातर इलाका सरसब्ज था। उस इलाके में कहीं कहीं दोनों शहरों की नवाही बस्तियां और गांव थे। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि आसमान पर ये जो अजल के आतशी पैगाम्बर उड़ते फिर रहे थे, कहाँ कहाँ क़यामत बंद कर गुजर रहे थे। कोई बाई नहीं था कि उनमें से कुछ इस्लामाबाद और पिंडी के हदूद में भी जाकर गिर रहे हों। उनकी कोई समत नहीं थी। वो चीज़ें हर तरफ जाती दिखाई दे रही थी। मैं यही दुआ कर रहा था कि वो सब की सब इधर उधर कहीं फैरानों में जाकर गिरे। मेरी तरह शायद दूसरे लोग भी यही दुआ कर रहे थे। हम टीपू के करीब ममनुआ इलाके में दाखिल हुए तो बहुत सी गाड़ियां तेजी से इधर उधर आती दिखाई थी। डिपो के गिर्द बड़ा इलाका खाली था और डिपो को कैमोफ्लेज करने के लिए उसके चारों तरफ गालबन जंगल उगाया गया था, या फिर जंगल पहले से मौजूद था। उसके दरमियान कटाई करके डिपो के लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त वो सारा इलाका एक बहुत बड़े आतिश कदे बल्कि जहन्नम कदे का मंजर पेश कर रहा था। दरख्तों में आग लगी हुई थी। डिपो अब खुफिया नहीं रहा था। उसके मुख्तलिफ हिस्से गालबन बैरक्स की शक्ल के बनाए गए थे, लेकिन बेशतर बैरक्स के धमाकों से पर्चे उड़ चुके थे। बाज़ मकामात से शोले और शरारे आसमान तक जाते महसूस हो रहे थे। हत्ता कि ज़मीन में भी आग लगी दिखाई दे रही थी। डिपो की तरफ जाने वाले रास्ते पर बहुत सी गाड़ियां और ट्रक वगैरह खड़े थे। उन सब में आग लगी हुई थी। बाज़ धमाके से हमारे सामने फटी और उनके मुख्तलिफ हिस्से इधर उधर बिखर गए। उन हिस्सों से भी शोले बुलंद हो रहे थे। उसी रास्ते पर और उसके इतराफ में बहुत सी लाशें में बिखरी नजर आ रही थी, जिनमें से शायद ही कोई काबिल शनाख्त रही हो। उनमें से बाज़ कोयला हो चुकी थी, बाज़ झुलस चुकी थी, बाज़ के अज़ा गायब थे। कहीं सिर्फ धड़ पड़ा था और कहीं सिर्फ सर, और तमाम लाशों या लाशों के टुकड़ों से धुआं उठ रहा था। फिजा में बारूद की बू तो नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन उसके साथ साथ गोश्त, लकड़ी और न जाने क्या क्या जलने की बू भी फैली हुई थी। वक्फे वक्फे से जो आतिशी चीज़ें फिजा में बुलंद हो रही थी, वो तो न जाने कहाँ कहाँ जाकर गिर रही थी और किस किस के लिए पैगाम अजल ला रही थी। लेकिन न जाने क्या कुछ उस तरह भी फट रहा था कि चंद फरलांग के दायरे में भी बार बार आतिशी हलचल पैदा हो रही थी, और उसी की वजह से असला खाने का एक के बाद दूसरा शोभा लपेट में आता जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी सायरन बजाती वहां पहुंचने लगी थी। जो मंजर हमारे सामने था उसके मुकाबले में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत ही हकीर नजर आ रही थी। जहन्नुम का दायरा लम्हा बलम्हा फैल रहा था और मुझे यूँ लग रहा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से उसे बचाने की कोशिश करना ऐसे ही होगा जैसे भड़कते हुए तंदूर में ड्रापर से पानी के चंद कतरे टिपकाना। हमारी गाड़ियां आगे पीछे काफी दूर ही रुक गई थी, लेकिन वहां भी हम लोग मौत की जद में थे, क्योंकि हमारे आसपास भी न जाने किस किस साख्त के बम वगैरह आकर गिर रहे थे और जगह जगह गड़े डाल रहे थे। एक बार तो किसी शेल के चंद टुकड़े और कुछ पत्थर हमारी जीप में आकर गिरे। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां कुछ आगे चली गई थीं, लेकिन गालबन उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए था। उन गाड़ियों से चंद फायरमैन हेलमेट, जैकेटें और मास्क वगैरह पहने उतरे। जहां हम खड़े थे तपश वहां तक पहुंच रही थी। फायरमैन हमसे भी आगे थे। वो यकीनन हमसे भी ज्यादा तपश का मुकाबला कर रहे थे। उससे आगे जाते तो शायद वो झुलसने लगते। वो गाड़ियों से पाइप वगैरह उतारने लगे। वो उस मकाम से अब भी बहुत दूर थे जिसे उस जहन्नम कदे का मरकज कहा जा सकता था, और जहां से मौत के आतिशी हरकारे फिजा में बुलंद हो रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से इस जहन्नम कदे को सद करने के सिलसिले में क्या कर सकते थे। गाड़ियां अगर काफी प्रेशर से भी पानी फेंकती तो ज्यादा से ज्यादा उसकी रसाई जलती हुई गाड़ियों और उन लाशों तक हो सकती थी जो कोयला बन चुकी थी। बहरहाल वो लोग गालबन अपनी सी कोशिश करना चाहते थे।
इस दौरान शाम का धुंधलका फैलने लगा, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से में आतिश रक्सां की वजह से ये धुंधलका उतरने नहीं पाया था। उस हिस्से में नारंगी रोशनी फैली हुई थी। हम लोग वहां पहुंच तो गए, लेकिन शायद हम में से किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसी असना में वहां दूसरी गाड़ियां भी पहुंचने लगी थी। राहिला और टोनी वगैरह अपनी गाड़ियों से उतरकर हमारे करीब आन खड़े हुए थे। मैं और नफीस साहब अभी तक खुली जीप में ही बैठे थे। मेरे हाथों में कुछ तकलीफ सी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि गैर इरादी तौर पर मेरी गिरफ्त न जाने कब से जीप के स्टीयरिंग व्हील पर बहुत ही सख्त हो चुकी थी, जिस पर खुदरे प्लास्टिक की मोटी तह चढ़ी हुई थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील छोड़कर नफीस साहब की तरफ देखा। वो गोया बुत बन गए थे। उनकी आंखें पथरा सी गई थीं। उन्हें गालबन असला खाने में मौजूद असले की तफसीलात का इल्म था और इसलिए वो उस तबाही का हमसे बेहतर अंदाजा कर सकते थे। और तबाही अभी रुकी नहीं थी। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे रोकना शायद किसी के भी बस में नहीं था। फिलहाल तो जितने लोग वहां पहुंचे थे उनमें से बेशतर बेबसी से खड़े तमाशा ही देख रहे थे। यह भी बहुत बड़ी बात थी कि वहां खड़े थे, क्योंकि हम समेत जितने लोग वहां मौजूद थे वो सब भी मौत की जद में थे। किसी लम्हे भी हम पर कोई राकेट वगैरह आकर गिर सकता था। उसके बावजूद लोग दम बखुद खड़े थे। सिर्फ कुछ लोग थे जो इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। शायद वो जहन्नम कदे के करीब पहुंचकर उस तबाही को मजीद फैलने से रोकने की कोई तदबीर कर रहे थे। उन्हीं चंद लम्हों के दौरान एक और ख्याल ने मेरे जहन में सर उभारा। उस किस्म की बातें मैं अक्सर ही सोचा करता था। दुनिया के हर मुल्क में बसने वाले हर बेइख्तियार और बाइख्तियार शख्स को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर सब कुफ्ते जंगो जदल तर्क कर दें और असले के अंबार लगाना बंद कर दें तो दुनिया में कोई गरीब, कोई बेघर, कोई बेइलाज और कोई भूखा न रहे। उसके बावजूद इस कुर्रायर्ज पर कुत्तों की तरह लड़ते रहना ही इंसान की सबसे बड़ी मसरूफियत चली आ रही थी। बनीनू इंसान को यही सबसे बड़ा पागलपन लाहक था और पूरी दुनिया इस मामले में अभी तक इतनी आगे जा चुकी थी कि कोई पीछे हटने में पहल करने पर तैयार नहीं था। मैंने उस किस्म के ख्यालात से जहन हटाने के लिए नफीस साहब से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? वो गोया किसी भयानक ख्वाब से चौंकते हुए मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने शायद मेरा सवाल सुना ही नहीं था, लेकिन मुझे अपना सवाल दोहराने की जरूरत पेश नहीं आई। उसी लम्हे दो गाड़ियां हमारे करीब आकर रुकी। एक सब्ज जीप थी और दूसरी स्याह मर्सिडीज। मर्सिडीज के दरवाजे बंद रहे, खिड़कियों के शीशे भी चढ़े रहे। जीप से एक बावर्दी ऑफिसर उतरकर हमारी तरफ आया। वो यकीनन नफीस साहब को पहचानता था। उसने बाकी लोगों की तरफ तवज्जो नहीं थी और मौजूदाना अंदाज में नफीस साहब को सलाम करने के बाद बोला, सर आप यहाँ खड़े होकर अपनी जान खतरे में न डालें। आप और आपके साथी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। बावर्दी अफीसर बोला, सर यहाँ कुछ करने के लिए खास इक्विपमेंट, खास किस्म के साथ सामान की जरूरत है। गाड़ियाँ और ट्रक जरूरी सामान और तरबियत याफ्ता अमले के साथ यहाँ पहुँचने वाली हैं, तभी कुछ किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे डिपो के कुछ हिस्से को बचाया जा सके। इस दौरान अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसपास की नवाही आबादियों में से किसी में चले जाएं और लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करें। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके तो वहां वैसे भी थे, लेकिन यह धमाका गोया करीब ही हुआ था। यह भी अच्छा ही हुआ था कि उस वक्त हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उतरे हुए थे। हम गैर इरादी तौर पर मुंह के बल गिर गए और यह हमारे हक में अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसी लम्हे हमारे ऊपर से लोहे के बड़े बड़े टुकड़े उड़ते हुए गुजरे। अगर हम खड़े होते तो शायद टुकड़े हमारे बालाई धड़ को चीरते हुए गुजर जाते। एक टुकड़े ने हमारी जीप की विंड स्क्रीन तोड़ डाली। मैंने सर उठाकर सामने देखा तो मुझे झुरझुरी सी आ गई। फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी जो सबसे आगे चली गई थी और जिसमें फायरमैन पानी फेंकने की तैयारियां कर रहे थे, उसके परखचे उड़ चुके थे। सिर्फ ढांचा आड़ा तिरछा पड़ा रह गया था। टायरों से भी आग बुलंद होने लगी थी। उसके मुड़े तोड़े फ्रेम पर अमले और आदमियों के बालाए धड़ टिके हुए नजर आ रहे थे जो अभी फड़क रहे थे। सर आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, यहाँ बहुत खतरा है। जब तक हिफाजती साजोमान के साथ लोग यहाँ नहीं पहुँच जाते आगे जाने का कोई फायदा नहीं। आप जल्द से जल्द करीबी आबादी में पहुंचे और वहाँ लोगों की जानें बचाने की कोशिश करें। यहाँ तो जितना जानी नुकसान होना था वो हो चुका है। ये कहकर वो बवर्दी अफीसर भी उठा जो कोहनियों को बल रेंगता हुआ हमारे पास आ गया था। फिर वो रुकू किसी हालत में दौड़कर स्याह मर्सिडीज तक पहुंचा। अगला दरवाजा खोलकर उसने सर अंदर घुसाकर कुछ कहा और दूसरे लम्हे जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मर्सिडीज के टायर चरचराए और वो नीम दायरे में घूमकर तेज रफ्तारी से वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। अफीसर जीप में बैठा और उसे मोड़कर दख्तों की तरफ जाने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर वो गर्दन घुमाकर नफीस साहब को ताकीद करना नहीं भूला, सर प्लीज हरी आप गाड़ी पीछे हटा लें। हमसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पीछे हट गईं। नफीस साहब ने एक लम्हे सोचने के बाद अफीसर के मशवरे पर अमल करने का फैसला किया और हमें गाड़ियों में बैठने का इशारा किया। एक बार फिर उनकी रहनुमाई में हमारी गाड़ियां रवाना होगी। थोड़ी देर बाद हम एक बस्ती में पहुंच गए। हमारे देखते ही देखते ऐसे मकानों की तादाद में इजाफा हो गया था जिनमें आग लग चुकी थी या जिनका बेशतर हिस्सा मुनहद्दम हो गया था। उनमें से न जाने कितने लोग मारे जा चुके थे। हम सब खुद भी मौत की जद में थे। यह सिर्फ किस्मत का सौदा था। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किस लम्हे मौत का कोई आदशी हरकारा हम पर आन गिरता और हम में से किस किस के परखचे उड़ जाते। हमने तय किया कि हम में से हर फर्द एक एक गली में दाखिल होगा और हम जितने भी जख्मी या मजबूर और माजूर लोगों को लाकर गाड़ियों में डाल सके डालेंगे।
गाड़ियां भरकर हम उन्हें पिंडी ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कोई महफूज पनाहगाह या ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी। हमने मुख्तलिफ गलियों का रुख किया। मैं जिस गली में दाखिल हुआ उसमें 3 मकानों को आग लगी हुई थी। 2 मकान मुकम्मल तौर पर जमीन बोस नजर आ रहे थे। गली में भगदड़ जरा कम थी। यहाँ से शायद बेशतर लोग निकल चुके थे। गली में एक गधा गाड़ी और एक बैल गाड़ी एक दूसरे में बुरी तरह फंसी खड़ी थी। गधा और बैल मुखालिफ समतों में जोर लगा रहे थे, लेकिन उनसे दोनों गाड़ियां एक दूसरे में और भी ज्यादा सख्ती से फंसती जा रही थीं। शायद इसीलिए उनके सवार उन्हें छोड़कर भाग चुके थे। उनमें से कुछ सामान भी पड़ा नजर आ रहा था। उन गाड़ियों की वजह से गली बंद होकर रह गई थी। गली में जो चंद लोग मुझे भागते दौड़ते दिखाई दिए, उनकी तरफ मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं थी। वो सही सलामत थी, अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ कर सकते थे। मैं ऐसे लोगों की तलाश में आगे बढ़ा जो किसी मजबूरी में फंसे हुए नजर आए। रास्ते में मुझे नाली के करीब 8-10 साल का एक बच्चा नजर आया। वो गया किसी तकलीफ से दौरा हो रहा था, लेकिन करीब पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो मर चुका था। उसकी कनपट्टी में लोहे का एक टुकड़ा पेवस्त था और सींग की तरह उसका कुछ हिस्सा बाहर ही था। उसकी मौत शायद लोहे के उस टुकड़े ही की वजह से वाक़ई हुई थी, लेकिन उसे यकीनन कई इंसान और शायद एक आध बैलगाड़ी या गधा गाड़ी भी कुचलते हुई गुजरी थी। उसके नाक मुंह से बहता हुआ खून नाली के गंदे पानी में मिल चुका था। उसके दोनों हाथ पेट पर रखे थे और आंखें हल्कों से उबल आई थी। मैं, नफीस साहब और ग़ज़ाला घर की तरफ चल दिए। हमारे दरमियान बहुत सी ऐसी बातें हुई जिसमें रेड टार्ट का ही तस्करा था। हम ये जानना चाहते थे कि अब तक की हमारी कारकर्दगी क्या रही है और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। हमारी बातों के दौरान ही रहीला ने याद दिलाया, अफी तुम्हें याद है हमने कल दोपहर से खाना नहीं खाया और चाय पीने बैठ गए। उफ, ये तुमने क्या याद दिला दिया। मैंने कराह कर पेट पर हाथ रख लिया। तुमने खाने का जिक्र किया और फौरन भूख लगने लगी, वरना इस सहराई ऊंट का खाने के बगैर भी आराम से गुजारा हो रहा था। मेरी भूख गो के अफसरदगी की वजह से मर चुकी है, लेकिन मैं फिर भी कुछ खाना चाहती हूँ। मेस से खाना आने में तो कुछ देर है, लेकिन मैं उन्हें फ़ोन करके पहले ही मंगवा लेती हूँ। वो घर के आम फ़ोन पर मेस वालों को फ़ोन करने लगी। इस दौरान उसके मोबाइल फ़ोन का बजर बज उठा। फ़ोन मैंने उठा लिया और बटन दबाने के बाद हेलो कहा तो दूसरी तरफ से कदरे हैरत से पूछा गया, मैडम कहाँ गई? मैंने अहमद की आवाज़ पहचान कर गमनाक से लहजे में कहा, यार तुम लोग तो मैडम से बात करने की बहुत ही आदी हो गए, कभी कभी मुझसे भी बात कर लिया करो। इस गुर्बत और बेसरोसामानी के बावजूद मोबाइल फ़ोन मौसिफ के पास भी है। अहमद ने मेरी आवाज़ पहचान कर हल्का सा कहकर लगाया और बोला, सर आप शायद इसे झूठ या मजाक समझे, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मैं आप ही से बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ मौजूद होंगे। बहरहाल मुझे यकीन है कि तुम ना तो मुझसे झूठ बोल सकते हो और ना ही मजाक कर सकते हो। कहो क्या कहना चाहते हो। इस दौरान रहीला दूसरे फ़ोन पर मेस वालों को खाने का कह चुकी थी और रिसीवर रख कर तजस्सुस से मेरी तरफ देख रही थी। शायद अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसके फ़ोन पर मैंने किससे बात शुरू कर दी थी। मेरा अपना फ़ोन उस वक्त कमरे ही में पड़ा था। अहमद ज़रा धीमी आवाज़ में बोला, सर असूलन तो मुझे इस कार्रवाई की रिपोर्ट पहले नफीस साहब को देनी चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि पहले मैं आपको इस सिलसिले में मुतल्ला कर दूँ, फिर आप जो मशवरा दें वो किया जाए। मेरे आते ही बेईमानी शुरू हो गई। तुम लोगों की नीयत में फतूर आ गया। तुमने नफीस साहब को बाईपास करना शुरू कर दिया। मैंने मसनूई संजीदगी से कहा, नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही बरसबील तस्करा बात कर रहा हूँ। आज समझ लीजिए कि आपने कोई उड़ती हुई सी बात तो यूर की जुबानी सुनी होगी। उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। किस्सा क्या है सर? आपको मालूम है मैं चंद मशकूक गैर मुल्कियों की निगरानी कर रहा हूँ। 3 गैर मुल्की हैं, तीनों सफ़ेद फार्म हैं। अहमद बताने लगा, मुझे मालूम था वो इस्लामाबाद होटल के सामने टैक्सी ड्राइवर के रूप में मौजूद रहता था। सुलेमान टुंडे फ़कीर के भेस में उसके आसपास ही मदद के लिए मौजूद रहता था। अहमद बात जारी रखते हुए बोला, ये तीनों गैर मुल्की इस्लामाबाद होटल में मुकीम हैं। आज होटल में एक और सफ़ेद फार्म पहुंचा। रेड डार्ट के लाहौर वाले अड्डे से हम उनके जिन खास लोगों की कंप्यूटराइज तस्वीरें देख चुके थे, उनमें से इस शख्स की तस्वीर भी शामिल थी। मैं उसे होटल में जाते देखकर होटल के दरवाजे से ही चिपक कर खड़ा हो गया हूँ। यह शख्स काफ़ी देर अंदर रहा। जब ये वापस आया तो उन सफ़ेद फार्मों में से एक उसके साथ था जिनकी हम निगरानी कर रहे थे। उसका मतलब है तुम उन गोरों की निगरानी ठीक ही कर रहे थे। जी हाँ, अब तो ये बात यकीनन पक्की हो गई है कि वो वाकई मशकूक थे। खैर तुम्हें बता रहा था कि नौवार्द गोरा और पुराना गोरा इकट्ठे बाहर आए। पुराना गोरा नौवार्द गोरे को सिर्फ बाहर तक छोड़ने आया था। मैं जल्दी से टैक्सी दरवाजे के सामने ले आया और नौवार्द गोरा खुशकिस्मती से मेरी टैक्सी में बैठ गया। मेरा मतलब है ये मेरी खुशकिस्मती थी, उसकी नहीं। वजाहत की जरूरत नहीं। मैंने कहा, अगर ये उसकी खुशकिस्मती होती तो शायद उस वक्त तुम मुझे फ़ोन न कर रहे होते। आप ठीक समझे सर। अहमद हल्की सी हंसी के साथ बोला, हम उन लोगों को ढूंढ कर मर गए थे जिनकी कंप्यूटराइज तस्वीरें हमारे पास थीं। उनमें से ये पहला शख्स मुझे नजर आया है। अब अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त मेरी खुशी से क्या हालत थी जब ये गोरा मेरी टैक्सी में बैठा। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हें यही महसूस हो रहा होगा जैसे हसीना आलम ने तुमसे शादी के लिए हामी भर ली। नहीं सर, हसीना आलम अगर मुझसे शादी करने पर तुल जाती तो मैं तो सख्त परेशान हो जाता। मुझे इस किस्म की अजीम ख्वातीन से शादी का हौसला कहाँ है सर। उसने ठंडी सांस ली। मैं बिल्कुल उसी तरह खुश हुआ था जिस तरह 16-17 साल की उम्र में उस वक्त हुआ था जब मेरे गाँव की एक लड़की ने छत से
एक रुमाल मेरी तरफ फेंका था जिस पर उसने अपने हाथ से कढ़ाई की थी। उस पर एक दिल बना हुआ होगा जिसमें तीर पवस्त होगा। यस सर। आपको कैसे मालूम हुआ? उसने मसनूई हैर से पूछा। तुम्हारे और मेरे लड़कपन के जमाने में ये गांव की लड़कियों का ट्रेडमार्क हुआ करता था। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। बहरहाल तुम गांव की लड़कियों को फिलहाल गोली मारो और इस गोरे का किस्सा सुनाओ। सर, इस गोरे ने मुझसे सेक्टर आई की तरफ चलने के लिए कहा। मैंने टैक्सी आगे बढ़ाई और होटल से कुछ दूर ले जाकर एक मामूली खराबी का बहाना करके वहां रोक ली, जहां सुलेमान टुंडे फकीर के रूप में अच्छी खासी दिहाड़ी बना चुका था। मैंने सुलेमान को इशारा किया और वह बिल्कुल असली फकीरों की तरह गोरे की जान को आ गया। उसने खिड़की से कशकोल अंदर घुसेड़ कर गोरे की नाक से लगा दिया। गोरे ने हालांकि $5 का नोट उसके कशकोल में डाल दिया। पूरे $5? मैं उसकी बात काटते हुए तकरीबन चिल्ला उठा। गोरे ने उसे पूरे $5 की एड दे दी है। यस सर। लेकिन सुलेमान ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बावाज बुलंद उर्दू, फारसी और पश्तो में उसकी दराजी उम्र उसके जायज नाजायज बच्चों की खुशहाली की दुआएं करता रहा। मैंने दोबारा टैक्सी आगे बढ़ाई तो सुलेमान दरवाजा खोलकर टैक्सी में घुसकर उसके बराबर बैठ गया और उसकी पसलियों पर पिस्तौल रख दिया। मैंने टैक्सी जनाटे से आगे बढ़ा दी। गोरा इतनी आसानी से अगवा हो गया? मैंने बेयकीनी से पूछा। नहीं सर, उसने रास्ते में गड़बड़ की कोशिश की। सुलेमान ने उसे गोली तो नहीं मारी, अलबत्ता कशकोल उसकी खोपड़ी पर मार दिया। कशकोल खोपड़ी पर मार दिया? मैंने हैरत से दोहराया। कशकोल तो टूट गया होगा? नहीं सर। अहमद ठंडी सांस लेकर बोला। कशकोल कहाँ टूटता है? कशकोल बड़ी मजबूत चीज होती है। गोरे की खोपड़ी अलबत्ता शायद चटक गई है, वो बेहोश हो चुका है। हमने उसके हाथ पांव बांधकर उसे डिग्गी में ठूंसा हुआ है। अहमद आदमी, कहीं वो दम घुटकर मर न जाए। मैंने तेजी कहा। नहीं सर, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन हम अपने शिकार को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में इतनी कंजूसी नहीं करते। हमने बंदोबस्त कर रखा है कि डिग्गी में उसका दम न घुटने पाए। अहमद ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम लोग उस वक्त कहाँ हो? बड़े इत्मीनान से बात कर रहे हो। मैंने जरा हैरत से कहा। बस सर, जब से मैंने टैक्सी ड्राइवरी और सुलेमान ने भीख मांगना शुरू किया है, बड़ा इत्मीनान कल्ब हासिल हुआ है। वो दिलवशाना लहजे में बोला। वैसे हम इस वक्त पेशावर जाने वाली सड़क के किनारे एक वीरान सी जगह पर झाड़ियों के करीब खड़े हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है? आसपास कोई नहीं है? मैंने यूं ही इत्मीनान करना चाहा। सिर्फ एक आवारा कुत्ता है जो एक दरख्त के करीब टांग उठाए। बस बस। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। मैंने तुमने कुत्ते बिल्लियों की निजी मसरूफियात के बारे में रिपोर्ट तलब नहीं की। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि तुम किसी की नज़र में तो नहीं आए। नहीं सर, हमने नहायत एहतियात और मुशाकी से तमाम कार्रवाई की थी। हम किसी भी मरहले पर किसी की नज़र में नहीं आए हैं। गोरे को बांध कर डिग्गी में मुंतकिल करने के लिए हम वीराने में आ गए थे। मैं नफीस साहब को रिपोर्ट देने ही लगा था कि फिर अचानक न जाने क्यों मेरा कुछ और इरादा बदल गया। मैंने सोचा पहले आपसे या मैडम से बात कर ली जाए। तुमने अच्छा किया। नफीस साहब के आवाज़ तो इस वक्त वैसे भी ठिकाने नहीं होंगे। हमें अपने तौर पर भी कुछ करते रहना चाहिए। यह शिकार उनके हाथ में चला गया तो वो इसे न जाने अपने तौर तरीकों के मुताबिक किन लंबे चक्रों में डाल दे। तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं तुम्हारी मैडम से मशवरा करके भी बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। राहिला तजस्सुस से मजबूर होकर मेरे सर से सर जोड़े तकरीबन खड़ी थी। दूसरी तरफ से फोन से कान लगाए बैठी थी। वो तकरीबन शुरू से सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी और उसके बालों की महक मेरी हवास में बस चुकी थी। वो जरा पीछे हटते हुए बोली। तुम नहायत ही बेहुदा आदमी हो। तुम बहुत ही मुस्तकिल मिजाज लड़की हो। तुमने मेरे बारे में अपनी राय अभी तक नहीं बदली। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। मैंने तुम्हारी अदम मौजूदगी में बमुश्किल तुम्हारे आदमियों की आदत डाली थी कि वो संजीदा मामलात को संजीदगी से लें, लेकिन तुमने आते ही अपनी बेहूदगियां शुरू कर दी और वो लोग भी तुम्हारी डगर पर चल पड़े। वो खफगी से बोली। अब ये इतना संजीदा मामला था, लेकिन तुम दोनों इसके बारे में मस्करों की तरह बातें करने में लगे हुए थे। दिल बहुत उदास था। हम इस तरह बातें करके खुद को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। यह भी खुद फरेबी का एक अंदाज था। मैंने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा। मजबूत लोगों को खुद फरेबी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो कदर तोमकाना लहजे में बोली। फोन पर दूसरी तरफ से अहमद की मनमनाती हुई आवाज़ उभरी। सर, आपने मुझे बताया कि नहीं कि मैडम हमारी गुफ्तगू सुन रही हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इस किस्म की बातों से मैडम के दिल का बोझ भी हल्का होता है। जब उनका मूड होता है तो वो भी इस किस्म की गुफ्तगू फरमाती हैं। मैंने अहमद को तसल्ली दी। लेकिन मैं मौका महल जरूर देखती हूँ। राहिला मुंह बनाकर बोली। अच्छा खैर, ये डांट डपट छोड़ो और बेचारे को बताओ कि उसे क्या करना चाहिए। राहिला ने एक लम्हे कुछ सोचा, फिर बोले। मेरा ख्याल है इस शिकार को यहीं मंगवा लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल भला तुम्हारे ख्याल से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है, सिवाय एक मामले के। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। राहिला फोन मेरे हाथ से लेते हुए बोली। ठीक है अहमद, तुम पार्सल को नहायत एहतियात से पिछले गेट से मेरे यहाँ ले आओ। ठीक है मैडम, मैं अभी रवाना होता हूँ। अहमद मौजमाना लहजे में बोला। अब मैं अपना सर राहिला के करीब ले जाकर फोन पर अहमद की आवाज़ सुन रहा था। अहमद ने मजीद कोई बात नहीं की और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। राहिला भी फ़ोन बंद कर चुकी तो मैंने कहा नफीस साहब को पता तो ज़रूर चल जाएगा कि हमने बाला ही बाला कुछ करने की कोशिश की थी। उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा उनसे मैं निपट लूँगी। राहिला ने बेपरवाही से कहा। इस मकान में कोई तहखाना वगैरह है? मैंने पूछा। वो क्यों? उसने भवें उचकाई। वो गोरे साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं वो हमारे अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार नहीं कि हम उन्हें सामने बिठाकर चाय बिस्किट पेश करेंगे और मौसूफ को जो कुछ मालूम होगा वो फरफर बताते चले जाएंगे। तो फिर राहिला अनजान बनने पर तुली हुई थी। उसके बाद खाने का दौर शुरू हुआ। खाने के दौरान ही मैंने टोनी को बताया कि एक सस्पेक्ट है जिससे हमने तफ्तीश शुरू करनी है।
खाना खाकर मैंने और टोनी ने राहिला की रहनुमाई में दैन स्टडी में जाकर कुछ तैयारियां की और दोबारा ऊपर आ गए। इस दौरान अहमद और सलमान आन पहुंचे। टैक्सी वो पिछले गेट से मकान के अंदर ले आए थे। अस्पताल में वो पिछले गेट से दाखिल हुए थे। हमने पिछले बरामदे की लाइट बुझा दी और अहमद ने डिग्गी खोलकर हमें पार्सल का दीदार करवाया। मैंने मुल्क अंधेरे में गैर मुल्की का जायजा लेते हुए कहा, ये तो अभी तक बेहोश है। टुंडा फकीर। सुलेमान अपना कचकोल हवा में लहराते हुए बोला, सर किसी फकीर ने, और वो भी काले फकीर ने, पहली बार किसी गोरे के सर पर कचकोल मारा था। चोट के अलावा दिली सदमे की वजह से भी उसकी बेहोशी लंबी हो रही होगी। जितनी ज्यादा देर बेहोश रहेगा, होश में आने पर उतनी ही ज्यादा कमीनगी का मुजाहरा करेगा, अहमद ने कहा। हम उसे बोरी की तरह उठाकर अंदर ले आए। राहिला ने रोशनी में उसका चेहरा देखा और अस्बात में सर हिलाते हुए बोले, हाँ, इस शख्स की तस्वीर उन कंप्यूटराइज्ड तस्वीरों में शामिल तो थी। मुझे भी याद आ गया। मैंने तायद की। वो तस्वीरें तादाद में सिर्फ 6 थीं और मैंने उन्हें सिर्फ एक मरतबा देखा था। मुझे यकीन था कि सामना होने पर मैं उन 6 के 6 अफराद को पहचान सकता था, बशर्ते कि वो अपनी असली शक्ल सूरत में होते। आपका क्या ख्याल था कि हम किसी गलत आदमी को उठा लाएंगे? अहमद ने गोया बुरा मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद टोनी उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसके सर पर चूंकि पहले ही चोट लगी हुई थी और अब भी कुर्सी गिरने की वजह से उसका सर फर्श से टकराया था, शायद इसलिए वो इतनी जल्दी बेहोश हो गया था। थोड़ी देर गोरा होश में आया, लेकिन एकदम कुर्सी पे बैठते बैठते वो गिर गया, जिसकी वजह से फिर दोबारा बेहोश हो गया। टोनी एक बार फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसके सर पर चूंकि पहले ही चोट लगी हुई थी और अब भी कुर्सी गिरने की वजह से उसका सर फर्श से टकराया था, शायद इसलिए वो इतनी जल्दी दोबारा बेहोश हो गया था। दोबारा होश में आने पर भी उसकी रौनक में कोई कमी नहीं आई। वो नफरत और हकारत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। मैंने अपना ज़हन ठंडा रखने की कोशिश करते हुए कहा, सवाल ये नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था, सवाल ये है कि तुमने इस मुल्क के साथ क्या किया और मजीद क्या कुछ करना चाहते थे। हमसे अंदाजे की गलती हुई, भयानक गलती। वो खुद कलामे के अंदाज में बुड़बड़ाया। हमें नहीं मालूम था कि तुम जैसे मशकूक माजी रखने वाले शख्स के सर पर मुल्क से मोहब्बत का भूत सवार हो जाएगा। जो कुछ हम तुम्हें देना चाहते थे, जो कुछ तुम्हारे लिए करना चाहते थे, उसका 50वां हिस्सा हासिल करने के लिए भी तुम्हारे यहाँ के वो लोग अपना ज़मीर टोकरी में डालते फिरते हैं, जिनकी हुब्बुल वतनी वगैरह के तराने गली गली गाए जाते हैं और जिन देवता का दर्जा दिया जाता है। मुझे तुम्हारे इस दावे से इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा सब पर जोर नहीं चलता। मैं सबके दिलों की काया नहीं पलट सकता। मैं सिर्फ अपने आप को ही गद्दारी और ज़मीर फरोशी से बचा लूं तो बड़ी बात होगी। मैंने मुलायमे से कहा, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम मालूम नहीं, तुम मुझे मिस्टर एक्स कह सकते हो। उस बार लेजम बोला, आह कितना खूबसूरत और रोमानवी नाम है। मैंने रश्क भरे लहजे में कहा, अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारी मिसेस का नाम यकीनन वाय होगा। वो खामोशी से मुझे घूरता रहा। वो मजबूत जिस्म का एक दराज का शख्स था। मैंने सर झटकते हुए कहा, खैर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर एक्स से भी काम चल जाएगा। क्या तुम बताना पसंद करोगे रेड डार्ट में तुम्हारी हैसियत क्या है? मिस्टर एक्स, रेड डार्ट में किसी की कोई हैसियत नहीं होती। सबके सब जिम्मेदार और कुछ काम जिम्मे होते हैं। हर एक अपना अपना काम करता है। उसने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे जिम्मे क्या काम थे मिस्टर एक्स? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, ये बहुत लंबी बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हम इतने बेसमझ भी नहीं है मिस्टर एक्स। अब वैसे भी इस तज़किरे का कोई फ़ायदा नहीं, बात पुरानी हो चुकी है। फिलहाल तो मेरे जिम्मे कोई काम नहीं। अगर आज तुम्हारे आदमी को कहते न चढ़ता तो सुबह तक मुल्क से बाहर चला गया होता। किस्मत इसे ही कहते हैं मिस्टर एक्स। मैंने मीठे लहजे में कहा, इससे तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि डोरियां सिर्फ रेड डार्ट नहीं हिलाती, एक नादीदा ताकत भी कुछ डोरियां हिलाती है और उसका बात के नई या पुरानी होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। और आज तुमसे जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसका जवाब दो। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। वो गुराया। मैंने ठंडी सांस लेकर टोनी की तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, गोरा आखिर गोरा होता है, वो किसी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं होता, जबकि हम काले इनके हुक्म फरोशी के लिए पाबंद रहते हैं। कहा हमारा ज़मीर इनकी इजाज़त दे या ना दे। कितना अजीब निज़ाम हो गया टोनी। टोनी आंखें सुकेड़ का बगौर मेरी तरफ देखते हुए बोला, सर आप काले तो नहीं हैं, अच्छे भले सफ़ेद हैं। सुर्ख सफ़ेद तो तुम भी हो, लेकिन अफसोस कि हमारा शुमार कालों ही में होता है। मैंने एकदम ही हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर पकड़कर उसका एक पाँव पकड़कर उसकी तली के नीचे लाइटर चला दिया। कमरे में गोश्त जलने की बू फैलने लगी, लेकिन मिस्टर एक्स के मुंह से कोई आवाज़ न निकली। इब्तदाई कोशिश से ही अंदाजा हो गया था कि वो कोई नाजुक मिजाज शख्स नहीं था, यकीनन बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था। जब मुझे अंदाजा हो गया कि उसके तलवे में छोटा सा गहरा गड़ा पड़ चुका होगा तो मैंने टोनी को इशारा किया। उसने लाइटर उसके पांव तले से हटा लिया। मैंने कुर्सी के चारों पाए फर्श पर टिका दिए। मिस्टर एक्स ने पांव पूरी तरह फर्श पर नहीं टिकाया, सिर्फ एड़ी टिकाई। उसकी सांसों की आवाज़ अब खड़खड़ाहट में तब्दील हो चुकी थी। मैंने चाहा था बातचीत नहायत पुरस्कून और मोहब्बत भरे माहौल में हो जाती। मैंने ताज्जुब से कहा, पसीना उसकी आंखों में भी जा रहा था। वो सर झटकर हाँफते हुए बोला, तुम अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। किस्मत हमेशा इंसान का साथ नहीं देती। अगर तुम अब तक जिंदा हो तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम आइंदा भी बच जाओगे। मैं अगर रेड डार्ट के हाथों ना मारा गया तब भी मैं किसी न किसी रोज मर तो जाऊंगा ही।
मैं इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैंने मुलायमे से कहा। वो एक लम्हे के लिए दांत भींच कर खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन मौत मौत में फर्क होता है। बेशक, मैं तस्लीम किया। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं पूछूं उसका जवाब दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, शायद हम दोनों तिब्बी मौत मरने में कामयाब हो जाएं। हालांकि मैं अब रेड डार्ट से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्स को जिंदा छोड़ने के हक में नहीं हूँ, लेकिन कुछ कारआमद मालूमात के एवज मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हूँ। अभी वक्त है, अपने आप को अजियत में मत डालो। उगा तहम्मुल से काम लेने की कोशिश करते हुए बोला, हमारा निज़ाम कुछ ऐसा है कि हम में से किसी के पास कुछ ज्यादा कारआमद मालूमात नहीं होती। तुम खाम मुझे टार्चर करके अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे हो, अपने मुस्तकबिल को ज्यादा भयानक बना रहे हो। तुम जैसे फरिश्ता सिफ्त लोगों के मुंह से अपने गुनाहों का जिक्र सुनकर मैं वाकई थर थर कांपने लगता हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं खुद भी टार्चर वगैरह के सिलसिले को तूल देना नहीं चाहता। आमने सामने मेज पर बैठकर बातचीत करने का कायल हूँ। काला आदमी होने के बावजूद मैं काफी मुहज्जब हूँ। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि रेड डार्ट के बाकी लोग आजकल कहाँ हैं? सब तुम्हारे मुल्क से भाग चुके हैं। उसने जवाब दिया, तुम्हारा लहजा तुम्हारे झूठ की गवाही दे रहा है। अब तुमने मुझे गलत सलत जवाबात देकर टालने का सोचा है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए ठहरे ठहर लहजे में कहा। उसने एक लम्हे के लिए दांत भींच कर गोया अपने सोख्ता पाँव की अजियत बर्दाश्त करने की कोशिश की, फिर इस्तज़ाइया से लहजे में बोला, गोया तुम गैबदान रोशन समीर भी हो, दिलों का हाल जान लेते हो। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय पूछा, अच्छा चलो ये बता दो कि तुम होटल में जिस शख्स से मिलने गए थे उसकी रेड डार्ट में क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं, वो तो रेड डार्ट के बारे में कुछ जानता तक नहीं। वो तेजी से बोला। एक बार फिर उसके लहजे में झूठ था। मैंने टोनी की तरफ देखते हुए कहा, गोरे साहब के अंदर की बर्फ पिघली नहीं है, इन्हें थोड़ी सी हरारत और पहुंचाओ। टोनी ने उसके दूसरे तलवे के नीचे लाइटर रोशन कर दिया। इस बार उसके हल्क से हल्की सी चीख निकली, लेकिन उसने जल्द ही उसका गला घोंट दिया और एक बार फिर सख्ती से दांत पींच लिए। उसने आंखें बंद कर ली। शायद वो योगा के असूल पर अपना जहन कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि इस अजीज से लाताल्लुक हो सके। मैंने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए झटका दिया। उसे आंखें खोलना पड़ी और उसी दुनिया में वापस आना पड़ा जहां वो आतिश ज़ेर पाता। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। मैंने तकरीबन सरगोशी में कहा, अब भी वक्त है मिस्टर एक्स, बोलना शुरू कर दो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम जो कुछ जानना चाह रहे हो वो मुझे नहीं मालूम है? उसके हल्क से अजीब सी आवाज निकली। गो जलने की बूंद तेज हो गई। टोनी, मैंने सर्द लहजे में कहा, लाइटर का शोला उस वक्त तक गोरे साहब के पांव तले रखना जब तक आर पार सुराख न हो जाए। मिस्टर एक्स की आंखें बंद हो गईं और गर्दन ढीली पड़ गई। अपनी कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान लेते लेते वो एक बार फिर बेहोश हो गया था। शायद ये उसके सर की चोटों का भी असर था। मैंने टोनी को इशारा किया। उसने लाइटर उसके पांव के नीचे से हटा लिया। मैंने कुर्सी जमीन पर टिका दी और मिस्टर एक्स के बाल छोड़ दिए। उसकी गर्दन नहाए ढीले ढाले अंदाज में एक तरफ को ढलक गई थी। उसी दौरान राहिला सीढ़ियों से उतर कर नीचे आती दिखाई थी। वो एक बार फिर लिबास तब्दील कर चुकी थी। अब वो स्याह पैंट और सफेद स्पोर्ट्स शर्ट्स में थी। सर पर पी कैप थी जिसका छज्जा उसने काफी झुका रखा था। गले में मफलर उसी तरह लिपटा हुआ था कि चेहरे का कुछ हिस्सा छुप गया था। पिछानी टोपी के छज्जे की वजह से छुप गई थी। इस तरह उसने शाउरी या लाशाउरी तौर पर अपने चेहरे का दो रंगापन छुपाने की कोशिश जारी रखी थी। कमरे में आकर उसने गोश्त जलने की बू महसूस करते हुए मुस्तरिब अंदाज में मफलर नाक पर रख लिया। क्या खबर है? वो नौगारी से बोली। कोई खबर नहीं। इस किस्म के मामलात में इतनी आसानी से खबरें नहीं मिला करती। मैंने कहा, तुम दोनों घटिया दर्जे के गिरोहबाजों, जराइम पेशा लोगों और दहशतगर्दों की तरह इस पर अपने हथकंडे आजमा रहे हो। अभी तो एक ही हथकंडा आजमाया है, इस दौरान ये 2 मरतबा बेहोश हो चुका है। मैंने कहा, मैं तो एक बार फिर यही कहूंगी कि तुम फजूल कोशिशों में लगे हुए हो। इससे 2 टोक बात करो। कुछ बताना है तो ठीक है, वरना गोली मार कर एक तरफ फेंको। वो बेदारी से बोली। कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है? मैंने कहा। हम तीनों एक मेज के करीब कुर्सियों पर बैठ के कमरे में न जाने की अफसुर्दगी से फैली हुई थी। राहिला किसी गहरी सोच में थी। दफातन वो बोली, अफी अगर तुम इजाजत दो तो थोड़ा सा ड्रामा रचा कर देख लेते हैं। एक तरह का नफसियाती हरबा समझ लो, शायद काम बन जाए। तुम दोनों को जरा अच्छी तरह एक्टिंग और सदाकारी करनी पड़ेगी। बाकी तमाम इंतजामात मैं करा देती हूँ। तुम जो भी करना चाहो जरूर करो, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। मैं हाथ पर हाथ धर कर बैठना नहीं चाहता। मैंने कहा। राहिला ने स्कीम मुझे बताई। मैंने चंद सेकंड उस पर गौर करने के बाद कहा, मिस्टर एक्स की फितरत के बारे में अब तक मुझे जो अंदाजा हुआ है, इसकी रोशनी में मुझे उस तदबीर के बारे में भी ज्यादा खुशफहमी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार यही कहूंगा कि कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं। तो फिर जल्दी से मेरे साथ आओ। मिस्टर एक्स के होश में आने से पहले हमें तमाम इंतजामात कर लेने चाहिए। हमें तमाम जरूरी सामान और जगह तो मिल जाएगी, लेकिन इंतजामात हमें खुद ही करने होंगे। राहिला उठते हुए बोली। हमने मिस्टर एक्स को वहीं कुर्सी पर बंधा रहने दिया और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। दरवाजा मकबिल करके हम ऊपर आ गए। राहिला ने फोन पर अस्पताल के डायरेक्टर से रब्ता करके एक कमरे को इस्तेमाल करने की इजाजत ली और हम तीनों वहां जाकर तमाम जरूरी इंतजामात करके वापस आ गए। स्टडी में जाकर हमने मिस्टर एक्स को देखा। वो अभी तक बेहोश था। हमने जल्दी से उसे उठाकर एक गाड़ी में लाद दिया, इस खास कमरे में पहुंचा दिया जहां हमारे मुख्तसर से ड्रामे की तैयारियां मुकम्मल थी। उस बार मिस्टर एक्स को होश आया तो उसने अपने आप को थिएटर में पाया। उसके जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर था और वो स्ट्रेचर पर लेटा था। उसके हाथ पांव नायलून की रस्सियों से बंधे हुए थे। मेज के ऐन ऊपर छत में ऑपरेशन थिएटर का मखसूस
ढांचा नजर आ रहा था। थोड़े से फर्क साथ ऑपरेशन थिएटर के दिए तमाम लवाजमात भी मौजूद थे। हम तीनों मिस्टर एक्स की मेज के पास मौजूद थे, लेकिन उस वक्त हम सफेद लिबादों में थे। सरों पर सफेद टोपियां और चेहरों पर मास्क थे। हमारे चेहरों पर एक इजाफी चीज थी जो सर्जन वगैरह के चेहरों पर नहीं होती, यानी हम तीनों ने बड़े बड़े तारीख चश्मे लगाए हुए थे। यूं हमारे चेहरे मुकम्मल तौर पर छुप गए थे, लेकिन हम सर्जनों के बजाय इंसानी रूप में मौत के पैगंबर दिखाई दे रहे थे। हमने वो एहतियातें नहीं की थी जो ऑपरेशन थिएटर में होने के लिए जरूरी होती हैं, और हम यहाँ बहुत सी ऐसी भी चीज़ें ले आए थे जो जरासीम फैलाने का सबब बन सकती थी। हमारा काम खत्म होने के बाद ऑपरेशन थिएटर को जरासीम से पाक करना था, इसीलिए उसे इस्तेमाल करने की खसूसी इजाज़त दी गई थी। ऑपरेटिंग टेबल के पास पहियों वाली एक खास मेज़, जंग आलूद आरी, घास और झाड़ियाँ काटने की एक बड़ी सी मशीन, 2-3 खुरपियाँ, 2-3 हथौड़ियाँ, चंद बड़ी कीलें और ऐसी दूसरी चीज़ें मौजूद थीं जो माली लोहार या बढ़ई के पेशे के काम आ सकती थी, मगर किसी ऑपरेशन थिएटर में उसकी मौजूदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मिस्टर एक्स जब गर्दन घुमाकर चारों तरफ का जायजा ले चुका और उसकी समझ में आ गया कि वो किसी ऑपरेशन थिएटर में था, तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी समझ में आया कि ऑपरेटिंग टेबल के साथ बंधा हुआ था। उसकी आंखों में तकलीफ और उलझन के साथ साथ बेउनवान सा खौफ की परछाइयां उभर आई थी। बज़ाहिर उसने बेखौफ ही नजर आने की कोशिश जारी रखी थी। फिल्मों और ड्रामों में किसी चुड़ैल या जादूगरनी वगैरह के कमरे के साथ जिस किस्म की आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है, वैसे ही मधोस कुरतरी और खुरखराती आवाज़ में राहिला पूरी। खुदा का शुक्र है तुम्हें होश आ गया मिस्टर एक्स, हम तो तुम्हारी तरफ से तशवीश में मुब्तला हो गए थे। पूरे 3 दिन बाद होश आया तुम्हें। उसने दीवार पर आवेदा कैलेंडर की तरफ इशारा किया जिस पर 3 दिन की तारीख जाहिर की गई थी। राहिला नहायत कामयाबी से उसी बदली हुई आवाज़ में बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हें होश में लाने के लिए हमें बड़े जतन करने पड़े। पुराना जूता सुंघाना पड़ा, भैंसों के बाड़ों का पुराना गोबर सुंघाना पड़ा, गंदे नालों के पानी के छींटे तुम्हारे मुंह पर मारने पड़े। मिस्टर एक्स यकीनन महसूस कर सकता था कि उस वक्त उसका चेहरा गीला था। वो किस्मसाए हुए जरा तशवीश से बोला, क्या बकवास है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? राहिला ने गर्दन जरा मेरी तरफ घुमाई और उसी खड़खड़ाती आवाज़ में बोली, लगता है मरीज की आवाज़ अभी ठिकाने नहीं आए, जरा थोड़ा सा जूता और सुंघाओ।